जयप्रताप के पास एक पुरानी और कीमती सोने की देग थी। यह देग उसे अपनी ज़मीनों में हल चलाते हुए मिली थी। जयप्रताप ने वह देग चुपके से अपने घर के आंगन में दबा दी, ये सोचते हुए कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इन्हें काम के लिए पैसों की ज़रूरत होगी तो यह देग बहुत काम आएगी। 40 साल बाद जयप्रताप के बेटों की फैक्ट्री में आग लग गई और उनके करोड़ों का नुकसान हो गया। अब ये वो समय था जब जयप्रताप अपने बच्चों की मदद करने को तैयार था। इसीलिए जब उसने अपने बेटों को बहुत ज़्यादा परेशान देखा तो उनसे कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और बेटों को देग के बारे में बताया। आंगन की खुदाई की गई और जब वह देग बाहर निकली तो तीनों बेटों की हैरानी की कोई सीमा ना रही। इस देग की कीमत 30 करोड़ रुपए लगी। जयप्रताप ने वह पैसे तीनों बेटों में बराबर बांट दिए। बेटे बहुत खुश हुए क्योंकि पिता की वजह से उन्हें जीने का सहारा मिल गया था। लेकिन कुछ समय बाद अपनी बीवियों के कहने पर उन्होंने अपने पिता को ही घर से निकाल दिया, क्योंकि वे समझते थे कि उनके पिता उनके लिए अब नाकारा हो चुका है। लेकिन पिता ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा, और अगर तुम मुझे घर से निकालोगे तो एक और ख़जाने से हाथ धो बैठोगे। ये सुनते ही बेटों ने पिता को घर में वापस बुलाया और ख़जाने का पता पूछा। पिता ने जहाँ ख़जाने का पता बताया था, बेटे उसकी तलाश में निकल पड़े, और जब वह घर वापस आए तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके पिता जयप्रताप अपने भाइयों में सबसे छोटा था। जब उसके पिता का आखिरी समय आया तो जयप्रताप के पिता ने अपने बेटों को बुलाकर कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जायदाद में बंटवारा नहीं कर सका, ये सोचते हुए कि तुम भाइयों में बहुत प्यार है। लेकिन अब आखिरी समय में मैं तुमको ये कहता हूँ कि जो भी जायदाद में बंटवारा होगा, किसी के साथ ज़्यादती ना की जाए, और मेरे सबसे छोटे प्यारे बेटे जयप्रताप का बहुत ख्याल रखना। बेटों ने अपने पिता से वादा किया कि हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन पिता की मौत के कुछ समय बाद ही वे अपनी असलियत पर उतर आए। जब जायदाद का बंटवारा किया गया तो जयप्रताप के साथ बहुत ज़्यादती की गई। उसे घर का वह हिस्सा दिया गया जो बहुत टूटा फूटा था, और इसके अलावा ज़मीन का बंटवारा जब हुआ तो उसके हिस्से में ऐसी ज़मीन आई जो कि उपजाऊ भी नहीं थी और बंजर थी। उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भाइयों ने कहा कि जब हम तुझे देखते हैं हमें अपनी माँ याद आ जाती है, क्योंकि तेरी माँ ने हमारी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। 3 बेटों के होते हुए हमारे पिता ने तेरी माँ से शादी की और तू मनहूस पैदा हुआ। पिता की ज़िंदगी में तो वह जयप्रताप का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन पिता की मौत के बाद उन्होंने उसके साथ बहुत जुल्म करने शुरू कर दिए। ये जो ज़मीन जयप्रताप के हिस्से में आई थी, ये किसी भी तरह से खेती के काबिल नहीं थी, ना उसे नहर का पानी ही सही कर सकता था, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा बंजर थी। जयप्रताप बहुत ज़्यादा परेशान था। जब वह घर आया तो अपनी बीवी से कहा, दिल तो यह करता है कि तुम्हें साथ देकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, हमेशा के लिए इस गाँव को छोड़ दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि जाऊँगा कहाँ। वैसे भी गांव में रहूँगा तो मेरे भाई मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं तो यह सोचता हूँ ज़मीन का टुकड़ा जो जायदाद में मुझे मिला है वह किसी काम का नहीं है, यह अपने भाइयों को ही वापस कर दूँ। जयप्रताप की बीवी ने उसे तसल्ली दी कि हिम्मत से काम लो, क्योंकि इन हालात में तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों का सहारा बनना है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और उस बंजर ज़मीन को खेती के काबिल करेंगे, ताकि नहर का पानी उसे उपजाऊ बना सके। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों की खातिर उस बंजर ज़मीन पर मेहनत करनी शुरू कर दी। बच्चों को अपने साथ लेकर ज़मीन की तरफ जाते और खुदाई करते, लेकिन यह काम उनके बस का नहीं था। जयप्रताप जानता था कि बग़ैर बैल और हल के यह मुमकिन नहीं। परेशानी यह थी कि उनके पास बैल और हल भी नहीं थे। प्रताप का एक बचपन का दोस्त था, विश्वनाथ। जयप्रताप ने जब अपने दोस्त को ये सारी परेशानी बताई तो विश्वनाथ कहने लगा कि जितने दिन को तुम्हें बैलों की ज़रूरत है मुझसे ले लो, और इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है। जयप्रताप ने अपने दोस्त से बैल और हल लिया और अपनी ज़मीन को जोतने लगा। एक दिन अचानक बैल अपनी जगह रुक गए। हल किसी चीज़ से अटक चुका था, जिससे बैल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जयप्रताप ने समझा कि शायद कोई बड़ा सा पत्थर ज़मीन में गड़ा है, लेकिन जब उसने देखा तो हैरान हो गया। यह एक बहुत बड़ी देग थी जो सोने की थी। उसने अपनी बीवी को जल्दी से आवाज़ दी। बीवी भागती हुई आई और देखा तो दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था।
उनके भाइयों ने उन्हें नाकारा ज़मीन दी थी, लेकिन इस नाकारा ज़मीन ने जयप्रताप को माला माल कर दिया था। ये शाम का वक्त था और उन्हें इस बात का डर था कि इस देख के बारे में किसी को पता चल ना जाए, क्योंकि अगर गांव में किसी को भी ये बात पता चल गई तो उनके भाइयों तक यह बात पहुंच जाएगी। और जयप्रताप के भाई तो पहले ही इस मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरह जयप्रताप को नुकसान पहुंचाया जाए। शाम का अंधेरा छाने लगा और दोनों पति पत्नी दोनों खेत में बैठ गए। रात के अंधेरे में उन्होंने देग उठाई और उस पर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया और फिर उसको बैल पर लाद कर अपने घर ले आए। दोनों पति पत्नी ने रात के अंधेरे में अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और फिर उस देग को एक सफ़ेद कपड़े में डालकर दबा दिया, यह सोचते हुए कि ये बहुत बड़ा ख़जाना है और फिर फ़िलहाल इतनी दौलत की हमें ज़रूरत नहीं। उनके बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो ये दौलत उनके काम आएगी। दोनों पति पत्नी अब खुश थे। उनके बच्चों का आने वाला कल अब अंधेरे में नहीं था। जयप्रताप के तीनों बच्चों में आपस में बड़ा प्यार था। दोनों पति पत्नी ये देखकर बहुत खुश होते थे कि उनके बच्चों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार और इत्तेफाक है, क्योंकि जयप्रताप ने तो बचपन से ही अपने भाइयों की नफ़रत ही पाई थी, जबकि वह अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा भी था। जयप्रताप के बेटे पढ़ाई में तो इतने आगे ना आ सके, लेकिन उसके बेटे एक कारोबारी दिमाग रखते थे। स्कूल से वापसी पर तीनों ने एक छोटी सी दुकान बना ली। अगर उनको एक दिन का 100 रुपये का भी फ़ायदा होता तो बहुत खुश होते। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनका कारोबार भी बढ़ता चला गया और उनकी मेहनत और आपसी भाईचारे की वजह से एक दिन ऐसा भी आया कि जब वह एक कॉटन की फैक्ट्री के मालिक बन गए। कभी कभी जयप्रताप को ऐसा लगता था कि उसे सारी ज़िंदगी अपने आंगन में दफन देग को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके घर में अब दौलत की रेलपेल हो चुकी थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जयप्रताप ने अपने तीनों बेटों के बड़े बड़े घरानों में शादी की, लेकिन बदकिस्मती से शादी के बाद ही बेटों के बर्ताव बदलने शुरू हो गए और जयप्रताप ने अपने बेटों के बर्ताव में बदलाव महसूस किया तो बहुत दुखी रहने लगा। वह अपने बेटों की वजह से बहुत परेशान था कि उस पर दुख का पहाड़ टूट गया जब उसकी प्यारी बीवी उसे छोड़कर चली गई। बीवी की अचानक मौत पर जयप्रताप अंदर से टूट चुका था। उसे सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन बेटों के बर्ताव में बदलाव न आ सका। वह अपनी पत्नियों के कहने पर अपने पिता को बेवजह ही डांटते रहते थे, यहाँ तक कि उन्हें इस बात का ताना देने लगे कि आपके सारे दोस्त इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अभी तक आप हमारे सर पर सवार हैं। बेटों का ऐसा बर्ताव जयप्रताप के लिए बहुत तकलीफ़ देने वाला था, लेकिन इन बातों के बावजूद वह अब भी अपने बेटों की नेकी के लिए दुआ करता था। वह जानता था कि उनके बेटे भटक चुके हैं। अगर अपनी पत्नियों के कहने पर वह यूं ही अपने पिता को जलील करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे। एक बार तो तीनों बेटों ने पत्नियों के कहने पर पिता को घर से चले जाने को भी कह दिया। उस पर जयप्रताप ने अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटों, मेरे साथ ऐसा ना करो, वरना तुम बहुत पछताओगे। एक बहुत बड़ा ख़जाना तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि उस ख़जाने के बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। बेटों ने अपने पिता से पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जिस पर जयप्रताप ने कहा, मैंने सोने का बहुत बड़ा ख़जाना ज़मीन के अंदर दबाया हुआ है, लेकिन उस जगह के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया तो ये राज मेरी मौत के साथ ही दफन हो जाएगा। इस पर बेटों ने पिता से कहा कि बताइए वह जगह कौन सी है, लेकिन पिता ने यही कहा कि अभी तुम्हारे हालात बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसीलिए मैं ये राज तुम लोगों को नहीं बताऊँगा। हाँ, अगर अब यह जानने के बाद भी तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो तो बेशक निकाल दो, मैं अपने दोस्त के घर जाकर रह लूँगा। बेटों ने आपस में सलाह की कि पिता के चले जाने पर शायद बहुत बड़ा ख़जाना भी हमारे हाथ से चला जाएगा, इसीलिए अब पिता का इस घर में ठहरना ही ठीक है। उन्होंने अपनी बीवियों को भी समझाया तो बीवियों ने भी ज़िद छोड़ दी और जयप्रताप को घर में रहने दिया। दोनों दोस्त जब भी इकट्ठे होते तो बहुत रोते थे। वह अपने बचपन के उन सुनहरे दिनों को याद करते थे जब वह दौलतमंद तो नहीं थे, कच्चे से मकान थे, लेकिन वह बहुत खुश रहते थे क्योंकि औलाद की तरफ से उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं मिल रही थी। आज जयप्रताप जब अपने बचपन के गहरे दोस्त विश्वनाथ से मिला और अपने बेटों के बर्ताव के बारे में बताया तो विश्वनाथ कहने लगा कि तुम्हें अपने बेटों की लगाम कस के रखते तो आज यह दिन ना देखना पड़ता।
मेरा भी एक बेटा बहू है, लेकिन मैंने अपना सब कुछ उनसे अलग किया हुआ है। हालांकि वह मेरी सेवा भी करते हैं। घर मेरे अपने नाम है, मैं चाहूँ तो उन दोनों को निकाल सकता हूँ। शायद यही वजह है कि मेरे बेटे बहू मुझसे दबकर रहते हैं। मैं भी अपने ज़्यादा काम उनसे नहीं करवाता, अपने लिए अलग से नौकर रखा है। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए था। जयप्रताप रोते हुए कहने लगा, मेरे बेटे मेरा खून है, लेकिन अफसोस कि वह मुझे घर से निकालने पर तुले हैं, जिनको मैंने कितनी मेहनत से पाला। अब तो वह ये सच्चाई भी जानते हैं कि उनकी माँ के जाने के बाद मैं कितना अकेला हो चुका हूँ। और जब अकेलापन मुझे हद से ज़्यादा परेशान करता है तो मैं तुम्हारे पास चला आता हूँ, क्योंकि मेरे बेटों के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। विश्वनाथ ने जयप्रताप को तसल्ली दी और कहा कि तुम अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझना। मैं जिस भी काबिल हूँ, तुम्हारा दोस्त हर पल तुम्हारे लिए तैयार है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक दिन जयप्रताप के बेटों की फैक्ट्री को आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। काफ़ी ज़्यादा मज़दूर ज़ख्मी भी हुए। यह पल प्रताप के बेटों के लिए किसी क़यामत की घड़ी से कम नहीं था, क्योंकि वे कुछ ही पलों में ही बर्बाद होकर रह गए थे। बेटे दुख के मारे अपना सीना पीट रहे थे। उनके घर में जैसे मातम छाया हुआ था। एक हफ्ते तक तीनों बेटों ने कुछ खाया तक नहीं था। सब कुछ खत्म हो गया था। जयप्रताप से अपने बेटों की ये हालत देखी ना गई। आखिर वह एक पिता था और पिता होने के नाते वह अपनी भावनाएं काबू में नहीं रख पाया। और जब जयप्रताप अपने बेटों को हद से ज़्यादा परेशान देखा तो कहा, मेरे बेटे, तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि मेरे पास एक ख़जाना मौजूद है। इसको मैं ज़मीन के अंदर दबाया हुआ है। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह ख़जाना मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है। बेटों ने शर्त पूछी तो जयप्रताप ने यही कहा कि मुझे अपने से दूर मत करना। मैं तो तुम लोगों को अपना वजूद का एक हिस्सा समझता हूँ और तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम पर हैरान हूँ कि तुम अपनी पत्नियों के कहने पर किस तरह बदल गए हो और अपने पिता को भूल चुके हो, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उस समय तो बेटों ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हम आपको कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। बस आप जल्दी से बताइए कि वह ख़जाना कहाँ है, जिसको आपने कहीं छुपाया हुआ है। पिता ने एक औजार लिया और घर के अंदर ही एक जगह पर खुदाई शुरू कर दी। तीनों बेटों ने एक दूसरे को देखने लगे। वह हैरान थे। वे शायद यही समझ रहे थे कि उनके पिता सिर्फ अपने घर में रहने के लिए ये झूठ बोलता रहा कि मेरे पास एक ख़जाना है, ताकि वह उससे घर से ना निकालें। लेकिन यह तो एक सच्चाई है। गड्ढा खोदने के बाद एक बहुत बड़ा देग आंगन में से निकली। तीनों बेटे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि ये बहुत कीमती देग थी, जो कि पूरी तरह सोने की बनी हुई थी। इस देग की कीमत 10 करोड़ रुपए हुई और जयप्रताप की इच्छा पर 10 करोड़ रुपए तीनों बेटों में आपस में बांट लिए। उन्होंने मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने लगे। जयप्रताप भी देखकर बहुत खुश था कि उसके बेटे अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और अब वह अपने बेटों के साथ ही रहेगा। लेकिन ये एक ऐसा झूठ था जो बेटों ने जयप्रताप से कहा था। कुछ महीनों के बाद बेटे उसके पास आए और कहने लगे, पिताजी, अगर आपने कहीं और कोई और कीमती ख़जाना दबाया हुआ है तो वह हमें बता दीजिए। ज़िंदगी मौत का क्या भरोसा। हम नहीं चाहते कि आप के अचानक गुजर जाने पर हम उस ख़जाने को ढूंढते ही रह जाएं। जयप्रताप ने अपने बेटों से कहा कि बेटो, अब मेरे पास कोई ख़जाना मौजूद नहीं। बेटों ने कई बार अपने पिता से जानने की कोशिश की कि कोई और ख़जाना है तो नहीं। शायद उनके पिता अभी भी उनसे झूठ बोल रहा हो। लेकिन जब उनको इस बात का यकीन हो गया कि उनके पिता अब उनके लिए पूरी तरह नकारा हो चुका है, तो अपनी असलियत पर उतर आए। इस बार उन्होंने पिता को धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। यह रात का समय था जब जयप्रताप रोता हुआ अपने दोस्त विश्वनाथ के दरवाजे पर आया। विश्वनाथ ने अपने दोस्त को गले से लगाया और उसे तसल्ली दी और कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे बस में नहीं, लेकिन अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारे बेटों को ऐसी सज़ा देता कि वे ज़िंदगी भर भूल ना पाते, क्योंकि आधी रात हो गई थी। इसीलिए विश्वनाथ ने जयप्रताप को आराम करने के लिए कहा और कहा, बाकी बात हम सुबह करेंगे। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाओ। सुबह हुई तो जयप्रताप के सामने बहुत सारा नाश्ता विश्वनाथ के नौकर ने सजा दिया था। जयप्रताप ने पेट भर के नाश्ता किया। उसके बाद विश्वनाथ के पूछने पर जयप्रताप ने ख़जाने वाली बात भी बता दी। यह सुनकर तो विश्वनाथ अपना सर पकड़कर बैठ गया।
कि क्या अकल के अंधे थे तुम, सारा कुछ बेटों में ही बांट दिया, जबकि तुम जानते थे कि तुम्हारे बेटे तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। कुछ देर बाद जयप्रताप अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही जयप्रताप दरवाजे पर पहुंचा, उसका बड़ा बेटा बाहर आ रहा था। पिता को देखते ही उसकी तेवरियां चढ़ गईं। कहने लगा, अब क्या लेने आए हैं यहाँ पर? जयप्रताप मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा, मैं कुछ लेने नहीं, कुछ बताने आया हूँ। यह सुनते ही बेटे ने कहा, क्या बताना चाहते हैं, जल्दी बताइए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो जयप्रताप कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम ऑफिस चले जाओ, मैं तो एक ख़जाने के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। अब अगर तुम जल्दी में हो तो फिर क्या फ़ायदा? ख़जाने का नाम सुनते ही बेटा जैसे पागल सा हो गया। कहने लगा, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी भी देर नहीं हो रही, आप बताइए क्या बताना चाहते हैं। और फिर वह जयप्रताप को अंदर घर में भी ले गया। बाकी दोनों बेटे भी आ चुके थे और तीनों की राल टपकने लगी। जयप्रताप कहने लगे, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि देखूं, अगर मैं तुम्हें और ख़जाने का पता ना बताऊं तो मेरे साथ तुम क्या करते हो। तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए अगर हम मर गए तो यह ख़जाना न जाने किसके हाथ लगेगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अपने बच्चों को ही ख़जाना बांट देते हैं। मैं तुम्हें उसका पता बताने आया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से काफ़ी दूर चला जाऊँगा। बेटे कहने लगे, जल्दी से बताइए पिताजी, हम तो आपसे पहले ही पूछ रहे थे, आप ही को यहाँ से जाने की ज़िद लगी थी। ये बात सुनकर तो जयप्रताप चौंक कर अपने बच्चों की तरफ देखने लगे और मन ही मन सोचने लगा कि कितने खुदगर्ज हैं बेटे, कि खुद ही धक्के मारकर निकाल दिया, अब कह रहे हैं मैं खुद ही यहाँ से गया था। जयप्रताप कहने लगे, बेटा, जब मुझे ये ख़जाना मिला था तो ये मैंने अपने घर के आंगन में दबा दिया था, पर दूसरा ख़जाना यहाँ से बहुत दूर है। तुमने मोहन का जंगल का नाम तो सुना ही होगा। एक बार मैं और विश्वनाथ वहाँ शिकार के लिए गए हुए थे। यह ख़जाना हमें जब मिला था, हमने इसे वहीं जंगल के बीचों बीच दबा दिया था और बार बार हम उसको देखने जाते भी रहे। वह ख़जाना आज तक वहीं दबा हुआ है। तुम तीनों वहाँ जाओ और जाकर उसे निकाल लो। तुम तीनों को एक साथ ही जाना होगा, क्योंकि यह अकेले आदमी के बस का काम नहीं है और मैं तो बूढ़ा, अब मेरे अंदर ताकत कहाँ कि मैं खुदाई कर सकूं। इसीलिए तुम तीनों रात के अंधेरे में यहाँ से चले जाना, किसी को कानो कान भी खबर ना हो, और वह ख़जाना चुपचाप से लेकर आ जाना। लेकिन मोहन का जंगल तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। छोटे बेटे ने जल्दी से सवाल किया। जयप्रताप कहने लगे, हाँ बेटा, दूर तो है, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तुम्हें वहाँ पहुँचने में कम से कम 2 रातें लग जाएंगी। तुम्हें लगातार चलते रहना पड़ेगा, और जब तुम वहाँ से ख़जाना ले निकलो तो उसे अच्छी तरह से ढक कर ले आना। तीनों बेटों ने आव देखा न ताव और ख़जाना ढूंढने के लिए निकल पड़े। सभी जयप्रताप बीच में बोल पड़े कि अगर तीनों साथ जाओगे तो किसी को भी शक हो सकता है। ऐसा करो, अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ ले जाओ, लोगों को ये लगेगा कि तुम पिकनिक मनाने जा रहे हो। उन तीनों बेटों ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ लिया और एक गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। चलते चलते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हुई और फिर उन्हें 2 दिन गुजर गए। तब जाकर वह मोहन के जंगल तक पहुँचे थे। और जब जंगल में पहुँचे तो जंगल बहुत बड़ा था। तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ जंगल के अलग अलग हिस्सों में ख़जाने को ढूंढने लगे। लेकिन 2 दिन गुजर गए थे और ख़जाने का दूर दूर तक भी कुछ पता नहीं था। ऊपर से जंगली जानवरों का डर लग रहा था। थक हार कर वह अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आते हुए पिता को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे और योजनाएं बना रहे थे कि पिता को कैसे सज़ा देनी है। उन तीनों ने मिलकर योजना बना ली थी कि पिता को धक्के मारकर घर से निकालेंगे। शाम को जब अपने घर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि घर पर तो ताला पड़ा हुआ था। सोचा कि उसके पिता शायद बाजार गए हों। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब पिता नहीं आए तो तीनों बोले, पिताजी के दोस्त के घर पर चला जाए, वे वहीं पर होंगे। वहां जाकर पता चला कि जयपाल तो वहां पर गए ही नहीं। बड़े बेटे ने कहा कि आखिर पिताजी हो कहाँ सकते हैं। बच्चों को परेशान देखकर विश्वनाथ जी कहने लगे, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। उन्होंने कुछ पेपर्स अपने बेटों के हाथ पर रखे और कहा, ये तुम्हारे पिता द्वारा बनाई गई एक वसीयत है, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि ये घर वे आश्रम में दान कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर
जो कि उनके नाम पर है और वह इसके हकदार हैं। और जो फैक्ट्री और जायदाद, रुपया, पैसा, जितना भी कुछ तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पिता की ही देन है, जिन्हें तुमने धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। इसीलिए ये सब कुछ वह गरीबों के लिए दान कर चुके हैं, और जो कुछ उनके पास अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए है, उसे लेकर वह यहाँ से कहीं दूर जा चुके हैं। और मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे पिता जहाँ कहीं भी हैं, कुशल मंगल से हैं। तुम्हें उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब परेशानी तो तुम्हारे लिए है। विश्वनाथ की बात सुनकर बड़ा बेटा भड़क उठा। विश्वनाथ ने कहा कि अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़े। तीनों बेटे वहाँ से चले गए। तभी जयप्रताप विश्वनाथ के कमरे से निकलकर बाहर आए और आकर एक कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गए और बोले, मुझे अपने बच्चों के साथ ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर जयप्रताप की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विश्वनाथ कहने लगे, पर क्या, तुमने अपना सब कुछ उन पर लुटा दिया था। अब वह इसी सज़ा के हकदार थे। इसके बाद विश्वनाथ ने अपनी गाड़ी निकाली और जयप्रताप को उसमें बिठाकर दूसरे गांव छोड़ने चले गए, जहां पर जयप्रताप ने एक आलीशान हवेली अपने लिए ख़रीदी थी, जिसमें उन्होंने कई गरीब लोगों को पनाह दी। जयप्रताप उन गरीबों का ख्याल रख रहे थे और वह गरीब लोग जयप्रताप का